हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आपका चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर। और डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल में बताने से पहले सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है, राइट? डीएनए और आरएनए। हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे शुरुआत में, उसके बाद में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। और आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड में आपके कौन कौन आ जाते हैं? एक आ जाता है डीएनए और एक आ जाता है आरएनए। I think it is not visible. I'm writing little bit down. Okay. So, आप लोगों को पता है कि न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, राइट? ये हमने आपको पहले ही बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, आरएनए और डीएनए। अब हम आरएनए और डीएनए में अगर हम बात करें, दोनों ही, आरएनए फिर ऊपर हो गया है, ओके। अब हम बात करें अगर आरएनए और डीएनए की, तो आरएनए और डीएनए दोनों मिलकर किसके किसके बने होते हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो आपका आरएनए और डीएनए है किसका बना है, क्या क्या चीजें स्मॉल इसमें इन्वॉल्व है, राइट? सो सबसे पहले हम आपका अगर हम बात करेंगे तो जो न्यूक्लिक एसिड है ना, वो कहा जाता है कि पॉलीमर है। इसमें कई सारे जो है मोनोमर यूनिट्स ऐड होती हैं, राइट? तो यहाँ पे ये ऐड कर दे रहे दोनों के लिए कि ये दोनों ही, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को इन शॉर्ट हम Na लिख दे रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर। ये क्या है? पॉलीमर है, और वो भी किसके हैं? पॉलीमर ऑफ मोनोमर यूनिट। मतलब एक एक मोनोमर यूनिट मिलकर पूरा कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करती है, राइट? अब ये कौन सी है यूनिट्स, वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बात करेंगे कि कोई भी डीएनए हो चाहे आरएनए हो, यानी कि न्यूक्लिक एसिड हो, तो न्यूक्लिक एसिड में बेसिक अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। न्यूक्लिक एसिड के अगर हम स्ट्रक्चर में बात करें, पहली चीज राइबोस शुगर पाया जाता है। राइबोस शुगर के साथ साथ नाइट्रोजनस बेस पेयर पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस पेयर के साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहे, तीसरी चीज क्या पाई जाती है? फॉस्फोरिक एसिड, राइट? तो ये तीन चीज बेसिकली पाई जाती हैं डीएनए और आरएनए दोनों में, यानी कि न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कैरी करते हैं ये तीन चीज। अब हम इन तीनों के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोस शुगर की। अगर हम राइबोस शुगर की बात करें, आरएनए और डीएनए हम दोनों की बात करेंगे। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले आरएनए की, और उसके बाद में हम बात कर लेंगे डीएनए की। कि राइबोस शुगर क्या दोनों में सिमिलर है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। अगर हम राइबोस शुगर की बात करें तो राइबोस शुगर में आप ये देखोगे कि दोनों में ही एक तरीके से 5 कार्बन की रिंग होती है, राइट? राइबोस शुगर है क्या? ये पेंटोज है। ये क्या है? पेंटोज है। ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है कि पेंटोज में कौन आ जाता है? वो राइबोस शुगर आ जाता है। और राइबोस शुगर अगर हम बात करें तो 5 कार्बन की चेन है, तो इसका मतलब 5 कार्बन की रिंग है। तो 5 कार्बन की अगर रिंग है तो वैसे पेंटोज बोल सकते हैं ना, क्योंकि 5 कार्बन है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे राइबोस शुगर पे, तो यहाँ पे दोनों में ऑक्सीजन यहाँ पे होता है। इसके अलावा कार्बन की काउंटिंग हम शुरू करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4। हमने कहा 5 कार्बन की रिंग होती है, यानी कि जो रिंग नहीं, 5 कार्बन का राइबोस शुगर होता है। राइबोस शुगर 5 कार्बन का होता है, तो फिर 5th कार्बन का आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है, और कार्बन की हम जो काउंटिंग करेंगे यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, और 5th कार्बन जो है रिंग से बाहर है। इसी तरीके से डीएनए में भी सेम चीज होगी। काउंटिंग अगर हम देखें तो 1 2 3 4, और 5th कार्बन क्या है?
रिंग से बाहर, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोनों में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी, देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि कार्बन की वैलेंसी कितने की होती है, 4 की होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है वो सेटिस्फाइड कितने हैं, सिर्फ दो ही इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है यहाँ पे, राइट। अभी हम रिंग की बात कर रहे हैं। तो कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी कितनी सेटिस्फाइड है, सिर्फ और सिर्फ 2। इस कार्बन की देखे तो ये सेटिस्फाइड, इस कार्बन की देखे तो ये सेटिस्फाइड, इसी तरीके से सारे, राइट। सिर्फ और सिर्फ 2 सेटिस्फाइड है। इसका मतलब अभी और भी कुछ ऐड होगा इसमें राइबोज शुगर में। तो राइबोज शुगर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी, राइट। आरएनए में यहाँ पे भी हम यहाँ से कार्बन रिमूव कर दे रहे, क्योंकि कार्बन तो आपको पता ही चल गया कि कार्बन है, ताकि हमें स्पेस मिल जाए, इसलिए हम यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीजें हम नहीं लिख रहे, क्योंकि कार्बन आपको पता ही है कि ये जो रिंग है वो कार्बन का ही बना। सेकेंड कार्बन पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी, राइट। और फोर्थ कार्बन पे अगर हम बात करें, अब देखो यहाँ पे फोर्थ कार्बन जो है एक यहाँ अटैच है, एक यहाँ पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड, और यहाँ पे एक वैलेंसी सेटिस्फाइड। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन, राइट, ओके। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात कर ले, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, राइट। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए के स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। किस पे, कार्बन नंबर 2 का वेरिएशन मिलेगा, राइट। कार्बन नंबर 2 का वेरिएशन मिलेगा। अब क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे तो कार्बन नंबर 1 में सेम हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन दोनों तरफ से अटैच है। थर्ड पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, आपने क्या देखा यहाँ पे। और हाँ, फिफ्थ कार्बन पे पहले हम बता दें, फिफ्थ कार्बन पे आपका होगा CH2OH, दोनों ही तरफ आरएनए और डीएनए दोनों में ही CH2OH, राइट। अब देखो डिफरेंस, देखिए आरएनए और डीएनए में आपको ये एक डिफरेंस मिल रहा है किस पे, सेकेंड नंबर के कार्बन पर। सेकेंड नंबर के कार्बन पे आप देख रहे हो आरएनए में ना हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन डीएनए में अगर आप देखो तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, राइट। तो यही जो है सेकेंड नंबर का, यही मेन डिफरेंस लेके आ रहा है आरएनए और डीएनए के राइबोज शुगर में। अगर हम बात करें तो आरएनए में आप देख रहे हो हाइड्रोक्सी ग्रुप ज्यादा है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप ज्यादा है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप ज्यादा है तो इसी वजह से अगर हम बात करें तो आरएनए जो होता है ये अनस्टेबल होता है, राइट। मतलब ये अपना नेचर चेंज करता रहता है। जैसे कि आपको बताया था ना कि आरएनए कभी जो है कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरीके से काम करता है, कभी ये टीआरएनए की तरीके से काम करता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बताया हुआ है, राइट। कभी ये एमआरएनए की तरीके से काम करेगा, कभी आपका जो है राइबोसोमल आरएनए की तरीके से काम करेगा, राइट। तो अनस्टेबल इसी वजह से, क्यों, क्योंकि अनस्टेबल इसलिए है कि जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे हम अगर बात करें तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, राइट। तो यहाँ पे आरएनए की अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है, इसी वजह से ये अनस्टेबल है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो फंक्शनल ग्रुप कम है डीएनए में। अब डीएनए में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप लेस है, लेस फंक्शनल ग्रुप, लेस फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप कम होने की वजह से जो डीएनए है वो हमारा क्या है, वो स्टेबल। वो ऐसा नहीं है कि आरएनए की तरीके से कभी एमडीएनए बन जाता हो, कभी टीडीएनए बन जाता हो, कभी जो है कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरीके से काम करता, नहीं। ये सब नेचर किसका है, ये सिर्फ आरएनए का है। वो भी किसकी वजह से है ये इसका नेचर, क्योंकि सेकेंड नंबर के कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर के कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। इसी वजह से डीएनए जो है वो स्टेबल है और आरएनए अनस्टेबल है, राइट। अच्छा,
अगर हम बात करें तो आपको नाम पता है ना कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यानी कि आपका देखिए इसका क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। और डीएनए का क्या फुल फॉर्म है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आप यहाँ पे देखो कि डिऑक्सी लगा है डीएनए में, डिऑक्सी लगा है ना, तो यहाँ पे डिऑक्सी क्यों लगा, राइट। देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड दोनों में सिमिलर है, बस फर्क इतना है कि डीएनए में डिऑक्सी आ गया। डिऑक्सी क्यों आया, और इसी वजह से इन दोनों का नाम डिफरेंट हो गया, इसी वजह से ये आरएनए हो गया, ये डीएनए हो गया, राइट। तो क्यों आया डिऑक्सी, इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे सेकेंड नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, राइट। तो सेकेंड नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव होने की वजह से यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ गया, डीऑक्सी, राइट। तो आप यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हो कि डीऑक्सी कॉल्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकेंड कार्बन, राइट। सेकेंड कार्बन से जो है एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना, तो हाइड्रोक्सी नहीं रहा, यहाँ पे क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इसका क्या नाम पड़ गया, डीऑक्सी। तो डीएनए का अब आपको नाम भी क्लियर हो गया कि डीऑक्सी क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे सेकेंड नंबर के कार्बन से रिमूव हुआ, राइट। तो एक राइबोस शुगर का आपको ये बेसिक आपको नजर आ गया यहाँ पे कि राइबोस शुगर का क्या डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर देख लिया अभी, आपका न्यूक्लिक एसिड में अगर हम बात करें तो हमने आपको क्या बताया था कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है जो मोनोमर्स के बने होते हैं। अब यही मोनोमर हम बनाने जा रहे हैं, इसीलिए हम एक एक करके आपको बता रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आपका चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों ही तीन चीजों से मिलकर बना होता है, राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस पेयर, फॉस्फोरिक एसिड, जिसमें राइबोस शुगर का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर की। अब हम किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजनस बेस पेयर की। अब अगर नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात करें तो जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, हम यहाँ पे मेंशन करें सेकेंड नंबर, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा तो ये फर्स्ट नंबर। नाइट्रोजनस बेस पेयर हमारे टू टाइप के होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। ये हमारे कितने टाइप के हैं, ये हमारे हैं टू टाइप के, ओके। इज इट विजिबल, हाँ यस इट इज विजिबल। कौन कौन से, दो हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन, राइट। तो नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब प्यूरिन में कौन आएगा, प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन आपके क्या है, ये प्यूरिन है। और पिरिमिडिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। यहाँ पे हम नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है कॉमन बता रहे हैं, डीएनए और आरएनए दोनों का हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन से जो डीएनए में पाए जाएंगे, कौन से आरएनए में पाए जाएंगे, राइट। तो फिलहाल क्या हुआ, नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन होता है एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडिन होता है आपका साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एडेनिन और ग्वानिन की अगर बात करते हैं तो एडेनिन और ग्वानिन जो होता है वो डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, ये प्रेजेंट डीएनए आरएनए दोनों में होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो साइटोसिन और थायमिन ये पाया जाता है डीएनए में, राइट। और अगर हम आरएनए में बात करें तो साइटोसिन तो होगा लेकिन थायमिन नहीं होगा, उसकी जगह पे होगा कौन, यूरेसिल, राइट। यानी कि आरएनए में अगर हम बात करें तो पिरिमिडिन में चेंजेस है, साइटोसिन तो कॉमन है, साइटोसिन आपका जो है डीएनए में भी है आरएनए में भी है, लेकिन आपका बात अगर हम करें कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है और यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, ये डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेस पेयर का, राइट, डीएनए और आरएनए में। और यहाँ पे आप यहाँ पे फिर से देख लो एडेनिन और ग्वानिन दोनों में पाया जा रहा है,
साइटोसिन दोनों में पाया जा रहा है, दोनों मीन्स डीएनए और आरएनए में। लेकिन डीएनए और आरएनए में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो थायमिन और यूरेसिल का है, वो भी पिरिमिडीन है। कौन है ये? पिरिमिडीन। इसका मतलब जो प्यूरिन है, वो प्यूरिन जो है डीएनए और आरएनए दोनों में एक ही तरह का है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट। लेकिन पिरिमिडीन में चेंजेस है। साइटोसिन तो है डीएनए और आरएनए में, लेकिन थायमिन पाया जाता है सिर्फ डीएनए में, यूरेसिल पाया जाता है सिर्फ आरएनए में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने ये चीजें जो है 2-3 बार रिपीट कर दी है इसीलिए। अच्छा, अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर कि जो प्यूरिन और पिरिमिडीन है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप प्यूरिन की बात करोगे, चाहे एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, ये डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इनका, राइट। कैसा स्ट्रक्चर होता है? डाइसाइक्लिक। ओके, अब डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है तो कैसा होगा? देखिए, एक जो रिंग होगी वो 6 कार्बन की रिंग होगी, और एक जो रिंग होगी वो यहाँ पे आपकी कम होगी। यहाँ पे हम काउंटिंग बता देते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये पूरी जो डाइसाइक्लिक रिंग है ये 9 कार्बन की रिंग है, राइट। तो यानी कि ये वाली जो रिंग है, ये आपको अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे आपको कितने रिंग नजर आ जाए, यहाँ पे कितने की नजर आ जाएगी? एक्स्ट्रा 3 कार्बन यहाँ पे मिलेंगे। अगर हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 कार्बन की रिंग हो जाएगी। तो ये 5 कार्बन की रिंग और ये 6 कार्बन की रिंग। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखो काउंटिंग में देखेंगे तो आप ये कहोगे कि नहीं, ये तो ज्यादा आ रही है। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने इसके डाइसाइक्लिक रिंग की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की? यहाँ से। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, 7 8 9 कार्बन। यानी कि जो डाइसाइक्लिक रिंग है वो उसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं? आप यहाँ पे पाए जाते हैं कितने कार्बन? टोटल 9 कार्बन। और 9 कार्बन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन कितने पाए जाते हैं? नाइट्रोजन पाए जाते हैं 4। यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, यहाँ पे टोटल 9 कार्बन है और 4 नाइट्रोजन है। 4 नाइट्रोजन कहाँ होगा? एक थर्ड नंबर पे होता है, राइट, एक फर्स्ट नंबर पे होता है, एक 7 नंबर पे होता है, एक 9 नंबर पे होता है। तो डाइसाइक्लिक में आपने क्या देखा कि डाइसाइक्लिक में जो नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं वो आपके 4 जगह पे पाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, 7 कार्बन पे और 9 कार्बन पे, राइट। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो डाइसाइक्लिक जो प्यूरिन होता है वो एडेनिन और ग्वानिन है, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? डाइसाइक्लिक होगा, मतलब 2 रिंग का होगा, राइट। और 2 रिंग में जो टोटल कार्बन है वो कितने हैं? 9 कार्बन है। और इन 9 कार्बन में अगर हम बात करें तो ये जो डाइसाइक्लिक रिंग है इसमें नाइट्रोजन कितने होंगे? नाइट्रोजन टोटल 4 होंगे। कौन कौन सी पोजीशन पे होंगे? फर्स्ट कार्बन पे होंगे, थर्ड कार्बन पे होंगे, 7 कार्बन पे होंगे और 9 कार्बन पे होंगे, राइट। अब यहाँ पे बात कर ले रहे हैं पिरिमिडीन की। पिरिमिडीन में अगर देखिए, ये कॉमन स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, हम अलग अलग नहीं बता रहे कि आयरन में क्या है, ग्वानिन में क्या है, राइट। हमने ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाया। अब हम बात करें पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कैसा होता है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ 6 कार्बन का, मतलब ये क्या है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, राइट। यहाँ पे डाइसाइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है सिंगल रिंग का, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो नाइट्रोजनस बेस पेयर में कैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम काउंटिंग अगर करें तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए, राइट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या देखोगे कि कितने कार्बन की चेन यहाँ पे सॉरी कितने कार्बन है रिंग में? यहाँ पे 6 कार्बन है। अब फिर नाइट्रोजन भी होंगे, नाइट्रोजन कितने होंगे? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होंगे, राइट। कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन। कहाँ कहाँ? एक होगा फर्स्ट पे और एक होगा थर्ड पे, ओके। तो यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन कितने होंगे और किस पोजीशन पे होंगे? 2 नाइट्रोजन होंगे। और नाइट्रोजन की पोजीशन की बात करें तो 1 और 3। इज इट क्लियर? फिर से रिपीट करें, नाइट्रोजनस बेस पेयर 2 होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन जो होते हैं वो 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन होते हैं वो 3 होते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। जिसमें से डीएनए में अगर हम बात करें और आरएनए में बात करें तो प्यूरिन दोनों ही पाए जाएंगे, एडेनिन ग्वानिन दोनों। पिरिमिडीन में बात करें तो साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है डीएनए में,
और आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है इन प्लेस ऑफ थायमिन। और इसके अलावा प्यूरिन की हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ये डाइसाइक्लिक होता है। डाइसाइक्लिक होता है तो पूरे टोटल जो 9 कार्बन की रिंग होती है और 4 नाइट्रोजन होते हैं। और जो 4 नाइट्रोजन होंगे वो कौन कौन सी पोजीशन पे होंगे? फर्स्ट, थर्ड, 7, 9 कार्बन पे। इसके अलावा जो पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन जो है सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर है। सिंगल रिंग के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कितने नाइट्रोजन यहाँ पे होंगे? 2 नाइट्रोजन होंगे। कौन कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर की पोजीशन पे नाइट्रोजन पाए जाएंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में हम आपका नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि जो बॉन्डिंग है, जो नाइट्रोजन, ओके, बॉन्डिंग से पहले हम यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड बता देते हैं, राइट। फॉस्फोरिक एसिड भी हम यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ताकि हम आगे आपको बता सके कि बॉन्डिंग कैसी हो रही है, राइट। ओके, तीसरा हमने क्या बताया था? फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप यहाँ पे क्या देखोगे? फॉस्फोरिक एसिड क्या है? फॉस्फेट है ना, तो फॉस्फेट यहाँ पे है, जिसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 3 जगह आपका हाइड्रोक्सी है और एक जगह आपका कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जिस तरीके से होता है उस तरीके, सॉरी कीटोन नहीं, मतलब डबल बॉन्ड ओ है। कीटोन आपका कब हो जाता है? जब कार्बन से डबल बॉन्ड ओ होता है, राइट। तो फॉस्फोरिक एसिड में आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि फॉस्फोरस से यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी अटैच है और एक तरफ से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच, राइट। तो ये क्या है? ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। आई होप इट इज विजिबल। ओके, हाँ, यस, इट इज विजिबल, राइट। तो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? फॉस्फोरस का यहाँ पे फॉस्फोरस जो है 4 जगह से हाइड्रोक्सी से बाइंडिंग किया हुआ है, बॉन्डिंग किया है, और जो 3 जगह पे हाइड्रोक्सी से बॉन्डिंग किया है और 4th प्लेस पे क्या है? ऑक्सीजन को से बॉन्डिंग किया है, वो भी डबल बॉन्ड, राइट। ओके, अब हम पे बात कर लेते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है, फॉस्फोरिक एसिड है ना, वो राइबोज शुगर से कहाँ पे अटैच होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ कार्बन नहीं बताएंगे, ओके। आपका ये फर्स्ट कार्बन था, जिसकी रिक्वायरमेंट हम सिर्फ उसकी बताएंगे। ये फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस पेयर अटैच होता है, राइट। तो कहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर अटैच होगा? फर्स्ट कार्बन से। इसके अलावा यहाँ पे 5th कार्बन था, 5th कार्बन पे था CH2OH, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अटैच होता है क्या? फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड जो अटैच होगा हम उसको अभी बताएंगे कि कैसे अटैच होगा, ओके। तो फिलहाल हमने आपको क्या बताया कि कार्बन नंबर 1 से अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस पेयर और कार्बन नंबर 5 से अटैच होता है फॉस्फोरिक एसिड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, कार्बन नंबर 1 कार्बन से कौन अटैच होता है? नाइट्रोजन बेस पेयर, और 5th कार्बन से अटैच होता है फॉस्फोरिक एसिड, राइट। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे अटैच होते हैं, राइट। उससे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं वो अटैच तो हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो चीजें हैं इनको बताने के लिए नाइट्रोजनस बेस पेयर के लिए एक हमारे जो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था अरविंद चारगॉफ। तो इन्होंने इन्होंने जो एक रूल दिया था जिसे चारगॉफ रूल के नाम से हम जानते हैं। किस रूल से नाम से? चारगॉफ रूल के नाम से। अब इन्होंने जो रूल दिया था नाइट्रोजनस बेस पेयर के ऊपर दिया था। इन्होंने क्या बताया था? पहली चीज कि प्यूरिन जो होता है वो बॉन्डिंग करता है किसके साथ? पिरिमिडीन के साथ। क्लियर? क्या बताया इन्होंने कि जो प्यूरिन होता है वो बॉन्डिंग करता है पिरिमिडीन के साथ। और आपको पता है कि जो प्यूरिन होते हैं वो कितने होते हैं? 2। एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। एडेनिन को इन शॉर्ट हम कैपिटल ए लिखते हैं, ग्वानिन को इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं? कैपिटल जी। और पाइरिमिडीन जो होते हैं वो होते थे कितने? आरएनए और डीएनए दोनों में 3। कौन कौन से? यहाँ पे साइटोसिन को हम कैपिटल सी में लिखते हैं, थायमिन को हम कैपिटल टी से लिखते हैं, और यूरेसिल को कैपिटल यू से लिखते हैं। तो इन शॉर्ट हमने ये मेंशन कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा था कि जो प्यूरिन होता है
वो किससे बॉन्डिंग करता है? पायरिमिडीन से करता है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर बॉन्डिंग कर रहा है तो सपोज यहाँ पे एडनिन है, राइट। तो एडनिन की अगर हम बात करें तो हमेशा ध्यान रखें, अब इन शॉर्ट ही हम लिखेंगे, जो एडनिन होता है वो बॉन्डिंग करता है हमेशा थायमिन के साथ। इन्होंने क्या बताया कि जो एडनिन होता है वो हमेशा बॉन्डिंग करता है किसके साथ? थायमिन के साथ। एडनिन आपको पता है प्यूरिन है और थायमिन एक तरीके का पायरिमिडीन है, ओके। फिर इन्होंने कहा जो ग्वानिन होता है वो बॉन्डिंग करता है हमेशा किसके साथ में? साइटोसिन के साथ, ओके। किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? साइटोसिन के साथ करेगा। अच्छा, एक और चीज, अगर ये तो क्या डीएनए में हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये डीएनए में हो गया, अगर मान लीजिए आरएनए का है तो आरएनए में क्या होगा? आरएनए में इन्होंने कहा था कि एडेनिन हमेशा बॉन्डिंग करेगा यूरेसिल के साथ और ग्वानिन एज इट इज बॉन्डिंग करेगा किसके साथ? साइटोसिन के साथ। ये इन्होंने बताया, ओके। अच्छा, अब प्लस इन्होंने देखिए हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा दिखा रहे हैं ना, यहाँ जैसे लग रहा है इक्वल टू का साइन है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, लेकिन यहाँ तो इक्वल टू का साइन नहीं है, कुछ हमने 3 लाइन ड्रॉ कर रही है, तो ये क्या है? ये हम दिखा रहे हैं बॉन्ड। क्या दिखा रहे हैं? बॉन्ड। तो इन्होंने ये बताया कि जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ जो बॉन्डिंग करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, सेम ऐसे ही एडेनिन यूरेसिल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है आरएनए में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो अगर बॉन्डिंग कर रहा है तो किसकी हेल्प से कर रहा है? तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन के थ्रू, यानी कि जो एडेनिन ग्वानिन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है वो किससे कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। और एडेनिन जब थायमिन के साथ बॉन्डिंग करता है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये देखिए 1 2, कितने बॉन्ड बने? 2। फिर ऐसे ही आरएनए में बात करें तो एडेनिन जो है यहाँ पे यूरेसिल से बॉन्डिंग कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक इन्होंने ये चीज बताई थी अरविंद चारगॉफ ने। फिर यहाँ पे ग्वानिन का कहा, सेम चीज है दोनों में। तो ग्वानिन साइटोसिन से बॉन्डिंग कर रहा है, डीएनए में भी ग्वानिन साइटोसिन से बॉन्डिंग कर रहा है, आरएनए में भी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो है ये बॉन्डिंग करते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन का, उसके कितने बॉन्ड बनते हैं? 3 बॉन्ड बनते हैं। और प्लस ये कहा कि जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ये काफी स्टेबल होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। स्टेबल मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ओके। यानी कि यहाँ पे एडेनिन और थायमिन के कंपैरिजन में ग्वानिन और साइटोसिन का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ये इन्होंने कहा। प्लस इन्होंने एक चीज ये बताई कि जो एडेनिन है वो इक्वल होता है थायमिन के। अगर एडेनिन हमारा 50% डीएनए में प्रेजेंट है तो थायमिन भी हमारा कितना होगा? 50% होगा, राइट। इन केस ग्वानिन अगर हम कहें कि 50% है तो साइटोसिन भी हमारा 50% होगा, ओके। क्या कहा हमने? इन्होंने ये कहा था कि जितने परसेंट जो प्यूरिन होगा, प्यूरिन का जितना परसेंट होगा उतना ही परसेंट होगा पिरिमिडिन का भी, ओके, राइट। मतलब प्यूरिन जो है इक्वल होता है पिरिमिडिन के, इसीलिए देखो हर जगह हम इक्वल साइन भी साथ में लगा रहे हैं। यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हम यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे हम इक्वल का साइन दिखाएंगे। बॉन्डिंग हमारी हो गई, यहाँ पे इक्वल हम दिखा रहे हैं कि एडेनिन इक्वल होता है थायमिन के। इसका मतलब जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन पाया जाएगा डीएनए में, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर एडेनिन 50% है मतलब ये वाला एडेनिन और थायमिन 50% है तो ये भी 50% होगा, राइट। यहाँ पे वेरिएशन मिल सकता है कि हो सकता है कि अगर ये आपका ये वाला जो ग्रुप है, राइट, ये हम मान लीजिए 40% है तो हो सकता है कि ये वाला जो होगा 60% हो, या फिर ये 60% है अगर तो हो सकता है ये 40% हो। मतलब यहाँ पे वेरिएशन आपको मिलेगा, यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, ओके। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं मिलेगी। इक्वालिटी कहाँ है? प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में है, ना कि यहाँ पे प्यूरिन और प्यूरिन के बीच में, ना कि पिरिमिडिन और पिरिमिडिन के बीच में, ओके। इक्वल कौन होगा? इक्वल होगा प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन इक्वल होगा किसके? पिरिमिडिन के। और
प्यूरिन और प्यूरिन इक्वल नहीं होगा, राइट। तो इन्होंने ये चीज बोली थी। ओके, तो यहाँ पे एक चीज, हम यही चीज को अगर हम मान लो हमें लिखना है फॉर्मूले में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जितना एडेनिन और ग्वानिन होगा उतना ही हमारा क्या होगा, थायमिन और साइटोसिन होगा, राइट। देख सकते हैं कि जो एडेनिन जितना होगा, एडेनिन प्लस ग्वानिन जितना है उतना ही हमारा कितना है, थायमिन और साइटोसिन है। ओके, तो ये जो कहा था, ये जो रूल पूरे बताए थे, ये किसने बताए थे, ये बताए थे अरविंद चारगॉफ ने। इज इट क्लियर? अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो फॉस्फोरिक एसिड था, नाइट्रोजनस बेस पेयर था, वो कैसे आपका बॉन्ड बना रहा है। ओके, यहाँ पे अगर हम बॉन्ड की बात कर लें, तो यहाँ पे सपोज हमने ये बनाया राइबोज शुगर, राइबोज शुगर के ये फर्स्ट कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है फिफ्थ कार्बन, ये है CH2OH, राइट। हमने क्या बताया था कि फिफ्थ कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड का चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का क्या था, P डबल बॉन्ड O, हाइड्रोक्सी इधर अटैच, हाइड्रोक्सी इधर अटैच, हाइड्रोक्सी इधर अटैच। आप देखिए क्या होता है, यहां से क्या होगा, ये और ये, यानी कि यहां से CH2OH से H और फॉस्फोरस से हाइड्रोक्सी, फॉस्फोरस से हाइड्रोक्सी मिलके ये क्या करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे। ओके, यहाँ से वाटर रिमूव करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को, और रिमूव करने के बाद में ये बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर हम बॉन्ड की बात करें तो कैसा बॉन्ड आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, लेट मी ड्रॉ इट। ओके, ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे आपका फिफ्थ कार्बन ये रहा, और यहाँ पे अब आपका क्या बचा है, CH2 और O। ओके, अब CH2O है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस O को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि ये बॉन्ड हमारा, सॉरी, O को इधर लिख देते हैं, ये बॉन्ड पता चले। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया, अब जो बॉन्ड बनाया उससे क्या अटैच है, देखिए OH यहाँ से हट गया, H हट गया, तो O तो चलिए इधर आ गया। अब यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। ओके, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए फॉस्फोरिक एसिड का तो हमने चलिए बता दिया कि फॉस्फोरिक एसिड फिफ्थ कार्बन से अटैच हुआ, लेकिन फिफ्थ कार्बन से जब अटैच हुआ तो यहाँ पे कोई बॉन्ड बना ना, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड, राइट। यानी कि राइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जब आपस में अटैच होते हैं तो बॉन्डिंग करते हैं, और वो जो बॉन्डिंग बनती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, वो एस्टर बॉन्ड होता है। फिर हमने आपको बताया था कि फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस पेयर अटैच होता है। तो सपोज हम यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस पेयर हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, राइट, ये अटैच हो गया। अब नाइट्रोजनस बेस पेयर जो अटैच हुआ है इस पे भी तो बॉन्डिंग कोई ना कोई बनी, यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब राइबोज का फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजनस बेस पेयर से बॉन्डिंग कर रहा है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। और राइबोज का फिफ्थ कार्बन जब फॉस्फोरिक एसिड से बॉन्ड बना रहा है वाटर को रिमूव करके, तो वहां पे एस्टर बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको याद है कि हमने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो बॉन्डिंग कर रहा है, तो आपको ये भी बताया था हमने कि डाइसाइक्लिक रिंग है, सिंगल रिंग है। तो सिंगल रिंग और डाइसाइक्लिक रिंग है तो वो कैसे बॉन्डिंग कर रही है, देखिए ये है डाइसाइक्लिक रिंग। ओके, चाहे एडेनिन की हो चाहे ग्वानिन की हो। ओके, तो ये रही डाइसाइक्लिक रिंग, लेट मी मेक इट प्रॉपरली। ओके, ये डाइसाइक्लिक रिंग हुई। अब डाइसाइक्लिक रिंग में हमने यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से शुरू की थी, यहाँ से हमने शुरू की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पे हमने बनाया। तो यहाँ पे जो होता है, और ये जो डाइसाइक्लिक रिंग थी किसकी थी, ये थी प्यूरिन की। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जो प्यूरिन होता है वो प्यूरिन जो है राइबोज के फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है, और राइबोज के फर्स्ट कार्बन से जब अटैच होगा तो किस नंबर से अटैच होगा, 9th नंबर, यानी कि राइबोज का फर्स्ट कार्बन प्यूरिन का 9th कार्बन अटैच होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, फर्स्ट कार्बन ऑफ राइबोज and 9th कार्बन ऑफ
नाइट्रोजनस बेस पेयर, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग फिर कौन सी बनाती है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखिए हम कैसे, यहाँ पे अब हम अटैच करते हैं, यहाँ पे हमने क्या 9th कार्बन बोला ना, 9th कार्बन है, तो लाइए हम यहाँ पे बनाते हैं। 9th कार्बन है तो डाइसाइक्लिक रिंग हम यहाँ से थोड़ा बनाते हैं। ओके, ये रहा और ये, तो यहाँ पे 9th कार्बन, तो 9th कार्बन से कहां से बॉन्डिंग होगी, यहां से बॉन्डिंग होगी। तो ये जो बॉन्डिंग है ये रहा 9th कार्बन, ये रहा फर्स्ट कार्बन। यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो राइबोज शुगर है वो अपने फर्स्ट कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है, किसके साथ में, नाइट्रोजनस बेस पेयर के साथ। और नाइट्रोजनस बेस पेयर अगर प्यूरिन है तो कौन से नंबर के कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है, 9th कार्बन से। क्लियर। अगर यहाँ पे प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन से बॉन्डिंग हो रही है, पायरिमिडीन से अगर बॉन्डिंग होती है तो पायरिमिडीन से फर्स्ट कार्बन से बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट कार्बन से बॉन्डिंग होती है तो हम फर्स्ट कार्बन यहां दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये फर्स्ट कार्बन से बॉन्डिंग यहाँ पे होगी। अब हम यहाँ पे इसको बना देते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गई इनकी बॉन्डिंग, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो पायरिमिडीन होता है वो बॉन्डिंग कहां से करता है, वो किसके किसके बीच में, फर्स्ट कार्बन होता है राइबोस का एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ पिरिमिडीन। ओके, मतलब बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होगी, अगर पिरिमिडीन बॉन्ड बना रहा है राइबोस शुगर के साथ तो फर्स्ट कार्बन होगा राइबोस का और फर्स्ट कार्बन होगा किसका, पिरिमिडीन का। अगर बॉन्डिंग जो प्यूरिन के साथ हो रही राइबोस शुगर की तो फर्स्ट कार्बन होगा राइबोस का बट 9th कार्बन होगा प्यूरिन का। ओके, क्लियर। बनेगा दोनों में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ पे भी सेम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो बन रहा है कहाँ, राइबोस शुगर और जब नाइट्रोजनस बेस पेयर आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और एस्टर बॉन्ड कब है, जब फॉस्फोरिक एसिड आपका किससे बॉन्ड कर रहा है, राइबोस शुगर से। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, अगर राइबोस शुगर नाइट्रोजनस बेस पेयर से बॉन्डिंग कर रहा है सिर्फ, फॉर सपोज फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे अभी अटैच नहीं हुआ, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, राइट। न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे, जब राइबोस शुगर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस पेयर से बॉन्डिंग किया है तो न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड प्लस राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस पेयर, अगर तीनों की बॉन्डिंग है तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ओके, हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस पेयर दिखते हैं, बॉन्डिंग होगी। जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें तीनों होंगे। न्यूक्लियोटाइड मतलब जब राइबोस और नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा, बॉन्डिंग करेगा, तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन न्यूक्लियोटाइड कब बोलेंगे, जब हमारा नाइट्रोजनस बेस पेयर भी है, फॉस्फोरिक एसिड भी है प्लस राइबोस शुगर भी है, तीनों है। अगर तीनों है तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, राइट। तो अब हम आपको बता दें कि जो हमारा डीएनए होता है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। इसका मतलब डीएनए हमारा कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। इज इट क्लियर? डीएनए हमारा क्या है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। और अब हम यहाँ पे आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे, वाटसन क्रिक का मॉडल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैसे जो है दो डीएनए के स्ट्रैंड अटैच हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, तो न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।